देखिए, आपका अपील बताया जा रहा था सीपीसी में, और कई जगह से कोरिलेट भी किया गया। यानी कि सीआरपीसी में अपील का कहाँ प्रावधान है, फिर संविधान में कहाँ प्रावधान है, और फिर आपका सीपीसी में कहाँ प्रावधान है। उसको अपील के बारे में जो 96 से लेकर 112 तक प्रावधान है, वो किस आर्डर से जुड़ा हुआ है और किसमें कहाँ तक क्या है, तो फिर एक बार दोहरा दिया जाए। 96 से लेकर 99 डिक्री की प्रथम अपील, या मूल डिक्री की अपील, या फर्स्ट अपील किसकी, डिक्री की। इसके लिए प्रोसीजर याद रखिएगा। आर्डर 41 में फिर 100 से लेकर 103 आपका आदेश नहीं, डिक्री की सेकेंड अपील आर्डर कौन सा है, 42, 104, 104, 105 और 106 में आदेश की अपील, और इसके लिए आर्डर 43। फिर आपका 107 और 108 अपील न्यायालय की शक्तियां, कोई आर्डर नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील 109 से लेकर 112 तक, और इसके लिए आर्डर 45 बताया गया। बीच में एक आर्डर गायब हो रहा है, इसी समय उसको लिख लेना है, पढ़ लेना है। आर्डर 44 अकिंचन द्वारा अपील। तो अकिंचन यानी कि अब पांचों इधर आर्डर, 5 आर्डर ऐसे आपका तैयार हो गया। प्री में पूछा जाता है, अंदर से कभी आज तक पूछा नहीं गया। एक क्वेश्चन जी में आया कि अपील कैसे की जाती है, तो ज्ञापन द्वारा, मेमोरेंडम द्वारा। तो आइए देखा जाए अब डिक्री की प्रथम अपील या फर्स्ट अपील देखा जाए। तो देखिए, सामान्यतः पहले सामान्य नियम बनाइए। देखिए आपका क्या लिखा गया है, मूल डिक्री की अपील, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। तो पहले तो ये जानना है कि मूल डिक्री होती क्या है। ज्ञापन होता है आपका, एक प्रोफार्मा होता है, वो बताया जाएगा। अभी आर्डर में आएंगे, पहले सेक्शन हो जाए 99, तब आर्डर 41 थोड़ा बहुत तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपका। ये नहीं कि आर्डर नहीं पढ़ाया जाएगा, 96 से लेकर 99 ए तक पहले पढ़ा लिया जाए, तब आपका जो आर्डर 41 में मुख्य मुख्य बातें उसको तो बताना ही पड़ेगा, जो इस समय प्री में आ रही हैं। देखिए, पहले तो ओरिजिनल डिक्री समझिए, मूल डिक्री क्या होती है। तो जब कोई डिक्री प्रथम बार पारित की जाती है, सबसे पहली बार पारित की जाती है, उसे मूल डिक्री कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि सबसे पहले जिला जज के अदालत में मुकदमा दायर किया गया, जिला जज के अदालत ने डिक्री पारित की, तो वह ओरिजिनल डिक्री है, मूल डिक्री है। फिर हाई कोर्ट में अपील आपने किया, हाई कोर्ट ने डिक्री पारित की, तो वह मूल डिक्री नहीं है, वह अपील में पारित क्या कहलाएगी, डिक्री। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, सुप्रीम कोर्ट डिक्री पारित किया, तो वह मूल डिक्री नहीं है, वह अपील में पारित क्या है, डिक्री। ये कम से कम दिमाग में क्या करिए। तो ओरिजिनल डिक्री यानी कि सबसे पहले जो डिक्री क्या की जाती है, पारित। अब जो भी पारित करे वो अलग बात है। जैसे ओरिजिनल जुडिक्शन होता है कि सबसे पहले मुकदमा कहाँ जाएगा। तो आइए देखा जाए दूसरा नियम जो आपका सामान्य समझना है कि सामान्यतः प्रत्येक डिक्री की प्रथम अपील होगी। अब अपील पर आइए, कंसेप्ट बनाना है, तब सेक्शन शुरू करना है। सामान्यतः प्रत्येक डिक्री अपीलीय होती है जब तक कि कानून द्वारा उस डिक्री की अपील पर रोक न लगा दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी न्यायालय ने प्रथम बार डिक्री पारित की है, तो अपील न्यायालय में हम उसकी प्रथम अपील कर सकते हैं। लेकिन कब प्रथम अपील नहीं होगी, जब कानून द्वारा
प्रथम अपील पर क्या लगा दी गई हो, रोक। अब कहाँ रोक लगाई गई है आपका, इसको हम बताएंगे। धारा 96 से लेकर 99A तक आपका बताएंगे, और इसमें कुछ कोरिलेट भी करना है कि किन डिक्रियों के आपका अपील, प्रथम अपील पर ही रोक लगा दी गई है, वो छोड़ दीजिए अभी। जो प्रथम अपील होती है डिक्री की, या जो मूल डिक्री की अपील होगी, यानी कि जो फर्स्ट अपील होगी, वह किसके प्रश्न पर हो सकेगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। फैक्ट के, ला के, दोनों के, यानी कि दोनों मार्कर आइएगा। अर्थात अगर निचले न्यायालय ने किसी तथ्य के बारे में डिक्री पारित की है या किसी विधि के प्रश्न के बारे में, तो उस डिक्री की फर्स्ट अपील हो सकती है। यानी कि फर्स्ट अपील याद रखिए, पूछा जाता है कि फर्स्ट अपील किससे रिलेट, माने किसके बारे में हो सकती है। फैक्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, बोथ, इनमें से कोई नहीं। क्या मार्क कराएंगे, बोथ। लेकिन सेकेंड अपील, यही पॉइंट पकड़ना है, सेकेंड अपील केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ के प्रश्न पर होगी, यानी कि केवल विधि के प्रश्न पर होगी, और वह भी केवल उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। फिर दिमाग स्थिर करके प्री का क्वेश्चन समझिए। सिविल मामलों में डिक्री की जो प्रथम अपील होगी, वह तथ्य के प्रश्न पर भी हो सकेगी और विधि के। लेकिन सेकेंड अपील जो होगी, जो धारा 100 में हम बताएंगे, सेकेंड अपील केवल और केवल कहाँ हो सकेगी, द्वितीय अपील, हाई कोर्ट। और किस प्रश्न पर होगी, रटिए, विधि की तथ्य की दोनों, हाँ, विधि के प्रश्न पर। यानी कि उस विवाद में कोई लॉ का डिस्प्यूट क्या हो, विवादित, हम बताएंगे विधि का प्रश्न क्या होता है, वो अलग बात है। अब आइए बेयर एक्ट अब शुरू किया जाए भाई, आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो अब बेयर एक्ट सही रहेगा। पहला खंड देखिए भाई, वहां के सिवाय जहां इस संहिता संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा है। यानी कि देखिए, और नोट चाहिए क्या, देखिए तो पूछ लीजिए एक बार, नोट चाहिए तो भाई। इसका पहले मतलब समझिए भाई, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ये, भाई आप ना पकड़ पा रहे हो। वहां के सिवाय जहां इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से आपका कह सकते हैं कि अन्यथा है। अन्यथा माने अदरवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपीसी के द्वारा या किसी अन्य आपका कह सकते हैं कि कानून द्वारा जो वर्तमान समय में भारत में क्या हो, लागू, अगर मूल डिक्री की प्रथम अपील पर कानूनन क्या लगा दी गई है, रोक, तो उसकी प्रथम अपील नहीं होगी। और कहीं, हाँ, रोक कैसी होनी चाहिए, एक्सप्रेस की, इम्प्लाइड की, दोनों। तो आपका जो बेयर एक्ट हमारा बताता है, तो रोक कैसी होनी चाहिए, शब्द पकड़िए, एक्सप्रेस की, इम्प्लाइड की, दोनों। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब ये हुआ कि स्पष्ट रूप से कानून में ये लिखा गया हो कि इस डिक्री की प्रथम अपील भी नहीं होगी। तब चाहे सीपीसी में लिखा गया हो और चाहे आपका किसी अन्य कानून में, तब वह डिक्री अपीलीय नहीं होगी, उसकी प्रथम अपील भी संभव नहीं। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि कौन कौन सी ऐसी डिक्रियां हैं जिसकी फर्स्ट अपील आपका नहीं होती। तो आपका क्लाज 2 में और क्लाज 3 में कुछ उल्लेख किया गया है, हम बताएंगे। और आपका अन्य जगह पहले कोरिलेट कर लिया जाए, क्योंकि सीपीसी की धारा 96 तो हम बताएंगे ही। तो अन्य जगहों में
कुछ तो उदाहरण बताइए कि जहाँ की डिक्री की अपील पर कानूनन रोक लगा दी गई हो। तो भले आपको मैंने उतना भाई गहराई में आपका मुश्किल है किसी को जाना, तो आ जाइए आपका जो यहाँ आपका पढ़ना है वह आर्डर मैं बता रहा हूँ, और आर्डर आपका 36 निकालिए। तो 36 का क्लासिक्स एक बार देखिए। तो आप बेरक निकालिए, तो देखिए एक बार देख लिया जाए भाई। आर्डर 36 का लास्ट लाइन देखिए, तो लास्ट वाले में है, उसमें डिक्री के अपील किस में है बताइए। आदेश 36 रूल 5, उसको अंडरलाइन कर लीजिए भाई, लिखवाते समय मैं लिखवाऊंगा। 6 में मना किया गया ना, देख लेते हैं एक बार भाई हम भी। हाँ 6 में है, तो आपका 6 मारेंगे, यानी कि आदेश 36 का नियम 6। एक कम से कम उदाहरण मिला जहां सीपीसी कहती है, अभिव्यक्त रूप से, अभिव्यक्त मैंने स्पष्ट बेरक में लिखा गया है कि इस डिक्री की अपील होगी कि नहीं, नहीं होगी। तो कैसी डिक्री है, तो अगर पक्षकार करार किए हैं, करार करके किसी बिंदु पर न्यायालय से ओपिनियन या राय मांगते हैं, न्यायालय राय देता है, तो जो राय न्यायालय देगा, उस जो डिक्री पारित करेगा राय देने में, अब उस डिक्री की प्रथम अपील होगी कि नहीं, नहीं, क्योंकि कानून स्पष्ट रूप से ऐसी डिक्री की फर्स्ट अपील पर क्या लगा देता है, रुक। आगे अब बैरक देखिए भाई आपका, फिर 96 पर बैक होइए। अभी आपका पहला एक शब्द बताया गया, अगला देखिए, ऐसी हर डिक्री की जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाला किसी विधि न्यायालय द्वारा पारित की गई है। अब फिर आपका आ गया कि ऐसी हर डिक्री की, यानी कि प्रत्येक डिक्री की जो किसके द्वारा पारित की गई है, आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय द्वारा। यानी कि आरंभिक अधिकारिता मने ओरिजिनल जुडिक्शन का। तो अब आपको दिमाग में ये लाना है कि आरंभिक अधिकारिता वाला न्यायालय कौन कहा जाएगा। क्या इस बारे में सीपीसी में कहीं प्रावधान है कि नहीं, तो आपका है, इसमें कोई शक नहीं है। और डिक्री पहली बार डिक्री पारित करने वाला न्यायालय ही आरंभिक अधिकारिता वाला न्यायालय कहा जाता है। तो आप थोड़ा बैक होइए और ओरिजिनल जुडिक्शन वाला कोर्ट खोजिए। तो देखिए हम धारा बता रहे हैं, 36, 37, 38 और 39। इन चार धाराओं में ये खोजना है कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कौन होगा। जो सबसे पहले डिक्री पारित किया है, इसकी परिभाषा दी गई है कि धारा में, यानी कि इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि जिस ऐसा न्यायालय जो उस विवाद में सबसे पहले फैसला सुनाया, अपील में नहीं, सबसे पहले फैसला सुनाया हो, वह न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाला न्यायालय कहा जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में जिला जज के न्यायालय में पहली बार मुकदमा किया गया, जिला जज ने डिक्री पारित की, तो ये आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित डिक्री कही जाएगी। अगर हाई कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट डिक्री पारित करता है, तो प्रारंभिक अधिकारिता नहीं, ये अपीली अधिकारिता में पारित डिक्री फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, तो वह भी अपीली अधिकारिता में पारित डिक्री। तो कौन डिक्री आरंभिक अधिकारिता में पारित वाली इस उदाहरण में कही जाएगी, जो जिला जज ने पारित किया। अगला शब्द देखिए,
पारित की है। आपका अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चयों की अपील को सुनने के लिए प्राधिकृत है, अथराइज है। तो अपील क्या किसी न्यायालय में कर सकते हैं? नहीं। पहला नियम, अपील न तो नीचे के न्यायालय में होती है, न ही पैरल या समानांतर न्यायालय में। अपील सदैव जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है उसके हायर कोर्ट में, उच्चतर में होती है, लेकिन सभी उच्चतर में नहीं। ऐसे उच्चतर न्यायालय में होगी जो उसकी अपील सुनने के लिए क्या है? अधिकृत है, यानी कि कानूनन क्या है? प्राधिकृत। जैसे कि अगर इस्माइल काजे कोर्ट, यानी कि हाँ, अब ये जानिए भाई अपील न्यायालय कौन कौन है, ये भी पूछा जाता है। ये आपका जे और एपीओ दोनों में आ गया, दोनों में हम जोड़ कर पढ़ाते हैं। सिविल मामलों में जो अपील न्यायालय हैं, एक आपका जिला न्यायाधीश है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तीन अपील न्यायालय हैं। कौन कौन? जिला जज का न्यायालय, दूसरा कौन है? हाई कोर्ट, तीसरा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। आपराधिक मामलों में भी तीन ही न्यायालय हैं, एक कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे के न्यायालयों को अपील सुनने का अधिकार है कि नहीं? चाहे सिविल मामला हो, क्रिमिनल हो, इसके नीचे के न्यायालयों को अपील सुनने का अधिकार नहीं। ये कम से कम दिमाग में बैठा रहिए। आप ये क्वेश्चन भी आ चुका, अच्छा क्वेश्चन। अगला देखिए, अब दूसरा खंड देखिए क्या कहता है। एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। अब एक्स पार्टी जो मूल डिक्री पारित की गई है, क्या उसकी अपील हो सकेगी कि नहीं? तो पहले तो एक्स पार्टी डिक्री पारित कराइए और उसके बारे में जो पूछा जाता है कि एक्स पार्टी डिक्री के बारे में क्या रेमेडी है, क्या उपचार है। और आपका तीसरा क्वेश्चन, एक्स पार्टी डिक्री की अपील हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? ये कौन कहता है? आपका हमारा बेयर कहता है। क्लाज वाइज याद रखिए कौन सा क्लाज है? टू। तीसरा और महत्वपूर्ण आएगा, और वहीं आपका जैसे और हर एक जगह क्वेश्चन फंसा रहा है। तो एक्स पार्टी देखिए डिग्री कैसे पारित की जाती है। जी और एच दोनों जगह ये क्वेश्चन आपका हमेशा परेशान कर रहा है। और भाई आज अच्छे से जानिए, एक्स पार्टी डिक्री वो नहीं पूछ रहा है कि कब पारित की जाएगी, वो तो मेंस में आता ही है। इसके विरुद्ध क्या रेमेडी है? तो फिर एक बार देखिए, ए ने बी के खिलाफ 10,000 रुपए की मांग के लिए मुकदमा किया। अब अच्छे से देखिए, इसका बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तमाम लोग भ्रम में आते हैं इस क्वेश्चन पर। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, कितने मांग किया? 10,000। तो आपको बताया गया है कि जब धारा 26 के तहत ए वाद दायर कर दिया है तो बी को हाजिर होने के लिए और ए के दावे का जवाब देने के लिए बी के नाम क्या जारी होगा? समन। बी के नाम समन जारी हुआ और बी आया ही नहीं। क्या क्रिमिनल मामलों में भी ऐसा है कि न्यायालय ने अभियुक्त को बुलाया और अभियुक्त आया ही नहीं, तो अब गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय जारी कर सकता है जबरदस्ती बुलाने के लिए। और सिविल मामलों में आपका सामान्यतः वारंट जारी नहीं होता, लेकिन निर्णय से पहले गिरफ्तारी कराना है आर्डर 38 में, तो वारंट प्रतिवादी के नाम क्या हो सकता है? जारी। बताया गया है धारा 94 से कौन सा आर्डर कोरिलेट किया गया था? 30। निर्णय के पहले गिरफ्तारी और निर्णय के पहले कुछ दशाओं में कुर्की। तो फिर एक बार आगे बढ़िए। एक्स पार्टी ए, मान लीजिए बी आया ही नहीं, या बी आया लेकिन जब आगे डेट पड़ी तो न तो उनके अधिवक्ता और न ही
बी हाजिर हैं तो ए न्यायालय से डिमांड करेगा। हजूर जब बी हाजिर ही नहीं हो रहा है या हाजिर नहीं हुआ है तो आप डिले न करिए मामला, हमारी एक पक्षीय सुनवाई करिए और हमें सुनकर हमारे फेवर में क्या पारित करिए, डिक्री। तो बी को बी आया ही नहीं और बी एक को सुना गया कोर्ट द्वारा और एक को सुनकर एक के फेवर में डिक्री पारित कर दी गई। अब किसके फेवर में डिक्री पारित की गई? एक है, तो इसी डिक्री को हम क्या कहेंगे? एक्स पार्टी डिक्री। क्यों? क्योंकि बी हाजिर ही नहीं हुआ। तो एक्स पार्टी डिक्री मतलब दोनों पक्षकारों को सुनकर की एक। हाँ, बस याद रखें। एक्स पार्टी डिक्री कब कब पारित होगी? इसका ऑर्डर 9 जब हम पढ़ाएंगे तो सभी बातें एक जगह क्या करेंगे? उल्लिखित। अब उतना संभव नहीं बताना। अब मान लीजिए बी चाहता है कि ए के फेवर में जो एक्स पार्टी डिक्री पारित हुई है उसको हम उल्टवा दें, रद्द करा दें। तो बी के पास क्या विकल्प है? यानी कि जेस और क्वेश्चन बनता है कि एक्स पार्टी डिक्री के एक्स पार्टी डिक्री के बारे में रेमडी क्या है, उपचार क्या है? तो बी को 3 विकल्प हैं। ध्यान से अब समझिएगा तीनों विकल्प। पहला है आर्डर 9 रूल 13, एक्स पार्टी डिक्री को सेट एसाइड कराए, अपास्त कराए, यानी कि बी उसी न्यायालय में 30 दिन के अंदर एक एप्लीकेशन दे सकता है कि हजूर हम पर समन की तामील हो नहीं पाई इसलिए मैं नहीं आ पाया। अगर मुझे समन मिल जाता तो मैं उस डेट पर क्या होता? आता। अतः आप अपने द्वारा पारित डिक्री को क्या करिए? रद्द और मामले की पुनः सुनवाई करिए। पहला आधार क्या है? समन की तामील न होना। दूसरा आधार ये है कि हजूर जिस दिन डेट लगी थी उस तारीख को मैं उचित कारण से नहीं आ पाया। तो 2-4 आप लोग भी उचित कारण बता दीजिए। तबीयतें खराब हो गई, आपका बुखार आ गया, जैसे कई लोगों को इस समय बुखार आ जा रहा है। आपका कई लोगों को क्या जा रहा है? गर्मी के कारण बुखार आ जा रहा है। और भाई मौसम खराब है, इसी मौसम में ही एग्जाम पढ़ेंगे तो अब चाहे तबीयत खराब हो या कुछ हो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ज़्यादा दिक्कत हो, नाजुक शरीर हो यानी कि कोमल शरीर हो तो घर पर पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है भाई। लोग पढ़ भी रहे हैं, आराम से एसी में रह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? पर इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखिए आपका दूसरा आधार है कि हम उचित कारणों से नहीं आ पाए। तो उचित आधार बताइए, कारण बताइए, रीजनेबल रीजन रीजन। तो पहला तो इलनेस ही दिखाया जाता है। हजूर ये देखिए अस्पताल का पर्चा, हम तो यहाँ 4 दिन से क्या थे? भर्ती थे, या ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन ही लड़ गई, ट्रेन लेट हो गई, बस ही लड़ गई, या आंदोलनकारियों ने रास्ता ही क्या कर दिया था, या आपका वकील साहब डायरी पर अपना 3 तारीख डेट लिखे थे, फोन किए देखिए रिकॉर्डिंग है तो बताए 3 जनवरी और डेट 2 ही जनवरी को थी और आपने 2 को क्या किया? एक्स पार्टी डिक्री। अतः इस डिक्री को रद्द किया जाए। तो पहला उपचार क्या है कि एक्स पार्टी डिक्री को सेटेड क्या कराया जाए? साइड। किस ऑर्डर के किस रूल में? आदेश 9 के रूल किस में? 13। मेंस में पूछा जाता है, प्री में भी। दूसरा आपके पास विकल्प है रिव्यू का। रिव्यू यानी कि पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब ये हुआ कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है 30 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन दीजिए कि हजूर आपने जो डिक्री पारित की है इस डिक्री पर एक बार पुनर्विचार करिए, कोई नया साक्ष्य मिला है
उस समय नहीं मिल पाया, खोज रहा था, नया मिल गया है। अतः आप एक्स पार्टी डिक्री पर क्या करिए, पुनः विचार करिए और इसको रद्द करिए। तो पुनर्विलोकन कराएंगे तो सेक्शन भी याद रखना है 114, कौन सा सेक्शन, और इसके लिए आर्डर, पुनर्विलोकन के लिए आर्डर 46 है कि 47, 47 होना चाहिए, देखिए तो एक बार। 47 में है ना, हाँ ठीक भाई। 114 आप आर्डर 47। तीसरा उपाय देखिए, तीसरा उपाय तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं 96 में। एक्स पार्टी अगर मूल डिग्री है, एक्स देखिए तीसरा उपाय क्या है, तीसरा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं खंड 2 में भाई, देखिए खंड 2 फिर से। एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। तो तीसरा उपाय क्या है, अपील का। और अपील का उपाय है, तो अपील का उपाय किस सेक्शन में है, 96, और 96 के किस क्लाज में है, 2 में। अब कोई समस्या हो एक पार्टी डिक्री पर तो बताइए। 3 उपाय हैं, उपर्युक्त सभी मार कर आइएगा। मैं फिर बता देता हूँ, अगला ये इससे भी खतरनाक क्वेश्चन अगला पूछा जाता है। अगला देखिए आपका, अगला देखिए भाई खंड 3, पक्षकारों की सम्मति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। यानी कि जनरल रूल ये आया कि अगर पक्षकार आपस में समझौता कर लिए, समझौता पत्र न्यायालय में पेश किए, न्यायालय ने डिक्री पारित की उस समझौते के आधार पर, तो क्या अब उस डिक्री की अपील होगी कि नहीं, नहीं होगी। अब आइए 4-5 उदाहरण यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ जो आपका समझौता की डिक्री आपका 4-6-7 एंगल से पढ़ना है, और किस एंगल से कौन सा क्वेश्चन बना है वो हमें पकड़ना है। पहला एंगल हम उठाते हैं, रेह जुडिकेटा, बहुत पूछा जाता है। प्रांग न्याय यानी कि सेक्शन 11, अगर समझौते के आधार पर निर्णय दिया गया, पहले तो समझौता कराया जाता तब न भाई, पहले तो समझौता कराया जाता ना आपका। तो समझौता आपका आदेश 23 पढ़ना है भाई, देखिए तो एक बार भाई याद नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सुस्त पड़ रहा है थोड़ा बहुत। देखिए आदेश 23 है ना, पर समझौता कराया जाए भाई तब ना आगे बढ़ा जाए। देखिए समझौता पहले कराइए, ए और बी में मुकदमा चल रहा था, किसी बिंदु को पैसा को लेकर जो भी चले, या डाइवोर्स को ही लेकर चला था, उससे मतलब नहीं, अभी हम डाइवोर्स का उदाहरण देंगे। तो ऐसी दशा में ए और बी ने आपस में समझौता कर लिया कोर्ट से बाहर, और जो समझौता पर दोनों ने हस्ताक्षर कर लिया और कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया कि हजूर अब हम लोग मुकदमाबाजी नहीं करेंगे, हम आपस में समझौता कर लिए हैं, ये समझौता पत्र है, और इस समझौते के आधार पर आप क्या पारित कर दीजिए, डिक्री। जब दोनों लोग रजामंद हैं, उनकी सम्मत भी है, डिक्री पारित कर दी गई, तो क्या अब इसकी अपील होगी कि नहीं, नहीं होगी। तो 96 का कौन सा क्लाज ऐसी अपील पर रोक लगाता है, 3। तो समझौते के बारे में प्रावधान किस आर्डर में किया गया है, आपका आर्डर 23। अंडर से पूछा जाता है, जैसे है ना, हाँ जैसे है ना, ते हाँ
23 का छोड़ दीजिए, जो अभी आगे नहीं जाना है, वो बस उतना आगे पढ़ाया जाएगा, डिटेल में जाएंगे बहुत लंबा चला जाएगा। भाई एक दायरा थोड़ा सीमित रखा जाए। लेकिन जानते रहिए कि आर्डर 23 में अंदर से पूछा जाता है। यूपी में जो क्वेश्चन अंदर से पूछा गया, ज्यादा लोग नहीं कर पाए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वहां एक मैक्सिम उठा कर दे दिया समझौते पर। तो मैक्सिम भी बताना पड़ेगा आर्डर 23 में। अगला ये, अगर समझौते के आधार पर डिक्री पारित की गई है, तो इस डिक्री पर, इस निर्णय में क्या रेस जुडिकेटा लागू होगा कि नहीं, ये बहुत पूछा जाता है। नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रांग न्याय के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों को सुना गया हो, सुनकर विचार करके क्या न्यायालय ने दिया हो फैसला। और यहाँ सुना कहाँ गया, यहाँ तो दोनों पक्षकार क्या हो गए, रजामंद, और बिना सुनवाई के फैसला। तो सहमत की डिक्री में, क्या सहमति द्वारा दिए गए निर्णय में क्या प्रांग न्याय लागू होगा? नहीं। दूसरा नियम, तीसरा नियम आपको जो देखना है सहमत की डिक्री के बारे में, वह आपका देखना है कि सामान्यतः सहमत की डिक्री की फर्स्ट अपील ही नहीं होगी। एक और उदाहरण देखें, तब थोड़ा बेरेक में आते हैं। एक हिंदू लॉ से अच्छा उदाहरण देखिए, और हिंदू लॉ की धारा 13 भी देखिएगा। म्यूचुअल कंसेंट द्वारा डाइवोर्स, पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह विच्छेद। यानी कि पति पत्नी राजी तो क्या करेंगे, काजी। काजी मतलब न्यायाधीश। काजी होते थे, अब नहीं है। काजी साहब का अधिकार डीजे को दिया गया भाई इस समय। काजी आपका होते थे, लेकिन अब नहीं है। कई देशों में आज भी काजी हैं। तो आपका पति और पत्नी ने एप्लीकेशन दिया कि हजूर अब हम लोग साथ साथ नहीं रह पाएंगे, अतः आप हम लोगों के बीच जो विवाह हुआ है उसको क्या करिए, डाइवोर्स में बदल दीजिए, विवाह विच्छेद की क्या पारित कर दीजिए, डिक्री। तो बताइए, एप्लीकेशन दिया गया दोनों पक्षकारों द्वारा। फिर दोनों पक्षकारों को कितना मौका दिया जाएगा सुलह समझौते का? 6 माह। कितना मौका? और 6 से 18 माह के अंदर आपका फैसला दिया जाएगा। तो 6 माह बाद पुनः बुलाया जाएगा कि मौका है, अभी भी मौका है। न्यायालय लास्ट तक प्रयास करता है कि वैवाहिक संबंध जुटे रहें, बिखरे न। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ आजकल देखिए तो फैमिली कोर्ट में ही है, उससे ज़्यादा कहीं भीड़ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका, मैंने कह सकते हैं कि पति और पत्नी जब आपका 56 इंच का ही सीना रखेंगे, तब वैवाहिक संबंध चलना मुश्किल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब तक एडजस्टमेंट न हो, पहले दिन से लूतम लातम जूतम पैजामा होने लगेगा, और हो ही जाता है। एक उदाहरण भी हम बताते हैं, देखिए आपका, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, अपनी पर्सनल बातें मैं फिर आपको बता रहा हूँ, दूसरे को शेयर न करिए। मैं आपको सलाह देता हूँ, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में सुख शांति से रहना है, तो पर्सनल बातें शेयर न करिए। एक सत्य उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक लड़की पढ़ने आई थी कोचिंग में, वो बताए कि भाई हमारे पति से ये हैं, बच्ची हैं छोटी, और साथ नहीं रहते, तमाम चीज़ें हमसे बताई। उसको मैंने कहा कि हमसे भले बता दी हो, लेकिन अन्य कहीं न बताना। अब वो आपका क्या कि 2-4 सहेलियों को लगी बताने, फिर 2-4 लड़कों को बताने लगी। आपका तमाम तो गई प्रकाश सर के यहाँ पढ़ने, वहाँ भी बता दी, तो 2-4 लड़के वहाँ पीछे पड़ गए। तब तक कोरोना आ गया। तो हम कहे कि पहले ही मना किया गया था कि आप अपनी पर्सनल बातें क्या करिए, न बताइए, और जाकर आप खुद ही अपना मैं बेइज्जती कर रहे हैं। क्या मतलब भाई? आप पढ़ने आई हैं, पढ़िए। तो वो ठान कर आई थी कि हम पढ़ेंगे,
और आपका पढ़ने के अलावा क्या हो गया, अपना इतिहास बताने लगे। अरे इतिहास से हमें क्या मतलब भाई, इतिहास से हमको क्या मतलब, पढ़ने आए पढ़िए। आप राजा के घर के हैं कि रंक के घर के, कि आप क्या हैं, विवाह नहीं किए हैं, किए हैं, पति तालाक दे दिया है, मुकदमा चल रहा है, राण साण सन्यासी हैं, उससे हमें क्या मतलब। हम सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसको सुनने से मैं बता दूं आपका मन व्यथित होता है, दिमाग उसी में 2 दिन लगा रहेगा, तो हम पढ़ाएंगे क्या। आपकी आर्थिक समस्या बताइए, वो आदमी देख सकता है। अब ये है कि जाकर आपके पति से थोड़े बात करेगा। तो भाई फिर एक बार हम इशारा कर रहे हैं स्पष्ट, आप देखिए समाज में अपनी कमजोरी को न ओपन करिए। यानी कि जो पर्दा का सिद्धांत है कि घर में भले नंगे रहिए लेकिन दरवाजे पर क्या रहिए, पर्दा। और ये कहानी भी है और पढ़ा भी जाता है। तो फिर एक बार सहमत पढ़ाया जाए, तो पति पत्नी बता जा रहा था, अगर पति पत्नी रजामंद हो गए और सहमत के आधार पर डिक्री पारित कर दी गई, तो क्या उसकी अपील होगी कि नहीं? नहीं, समानता। देखिए समानता मैं बता रहा हूँ, अभी अपवाद हैं, अपवाद ही मेन है। अब एक केस आया इस पर सुप्रीम कोर्ट का कि जी आपका फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स की डिक्री पारित कर दी पारस्परिक सहमत से। तत्पश्चात 2 दिन बाद लड़के ने रीमैरिज कर ली, मैंने पुनः विवाह कर लिया। लड़की आपका मुकदमा की कि ये बाइगेमी का दोषी है, अभी तो हम अपील करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पारस्परिक सहमत से डिक्री पारित की गई है, तो दोनों पक्षकार स्वतंत्र हैं कि डिक्री पारित करने के तुरंत बाद वह क्या कर लें, पुनर्विवाह कर लें, कोई रोक टोक नहीं है। और आपका लेकिन, अब लेकिन लग गया तो वही लास्ट में जानिए, कुछ ऐसे आधार हैं जहां की ऐसी डिक्री की आप अपील कर सकते हैं, और कुछ ऐसे आधार हैं जहां की ऐसी डिक्री को सेटिसाइड करने के लिए आप नया वाद ला सकते हैं, नया सूट फाइल कर सकते हैं। तो कब अपील हो सकती है और कब नया सूट फाइल हो सकता है, ये दोनों चीज़ें अति महत्वपूर्ण है। और इसी को आपको और अच्छे से भाई देखना है। जो टेक्निकल क्वेश्चन वर्तमान में बन रहा है, फिर एक बार देखिए कि सहमति के आधार पर जो पारित डिक्री हैं